वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव, कहार, कुमार, लोहार, काठी, मल्लाह, ठाकुर, तेली, तमोली, मतलब कोई भी जात हो। मैं चाहता हूं कि जो दलित है, गरीब है, उसको आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण मिले और पूरा मिले। समाज जिनको बड़ी ही निकृष्ट कहता है, जिनको बहुत ही गिरी नजरों से देखता है, जो अरे कह देंगे हम, कहने में हमको कोई संकोच नहीं है, जो डांस वगैरह करती हैं, जो डांसर होती हैं, तो उनको लोग कहते हैं समाज से जरा दूर रहे, जरा ये हम दरवाजे पे आए, जरा इनको दरा दे दो। तो आप ये समझ लो कि अगर हमारे आपके बच्चे तो भ्रष्टाचार का जनता कर रही है क्या भाई? क्या मध्यम और गरीब वर्ग की जनता बैठी वो सब करे ब्रदर? अगर भ्रष्टाचार की बात करें सदन में उठाओ, विधायक होकर जाते सदन में खुल के उठाओ विधानसभा में कि फला विधायक 5 करोड़ रुपए फंड के वो पाया था, तो उसने कहाँ लगा दिए हो जाए। जब एक शिक्षा हो जाएगी, एक पाठ्यक्रम होगा, एक बोर्ड होगा, तो अमीर का बच्चा वही पढ़ेगा और गरीब का भी बच्चा वही पढ़ेगा। और सरकार 500 रुपए दे रही है पेंशन की, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 500 रुपए। 500 रुपए में देहात में एक कहावत है कि अगर कोई बुढ़ा बीड़ी पे तो भी नहीं मिल पाएगा। मैं हरीशचंद्र गिरी A to Z यूट्यूब चैनल से आप लोगों को दिखाता हुआ, देखिए ये आज़ाद भारतीय आज़ाद पार्टी के जो प्रमुख महासचिव जो हैं पौधारोपण कर रहे हैं और समाज के अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप लोग और ये सबसे बड़ा काम है। हाँ, मेरा डाल के राष्ट्रीय प्रवक्ता साथ में राम कुमार मिश्रा जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्रा जी दोनों जी वृक्षारोपण किए। हमारे बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आज़ाद पार्टी के राम कुमार मिश्रा जी ओजस्वी कार्यकर्ता हैं और आज इनके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है पौधे रोपण का कार्यक्रम, जो आज एक अशोक वृक्ष का पौधा अपने हाथों से बाबा ढाबा जो हमारे चोलापुर के गोसाईपुर पटखौली में पड़ता है, आप पौधे रोपण का कार्य हमारे बड़े भाई A to Z के मालिक हरीशचंद्र गिरी जी के तत्वाधान में हो रहा है और राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा पौधे को पानी प्रदान किया जाएगा। देखिए, एक वृक्ष लगाइए 1000 जीवन पाइए और काफ़ी अच्छे तरीके, हाँ, हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं हमारे लिए और हरियाली भी लाती है ये वृक्ष, सभी को लगाना चाहिए। धन्यवाद हमारे प्रोफेसर साहब। हाँ, इसी बीच बोलेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी कुछ कहेंगे। धन्यवाद हमारे भाई का, हरीशचंद्र जी का। इनका चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोग काफ़ी पसंद करते आ रहे हैं, एक बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं और जहां आज तक लोग नहीं जाते हैं वहां ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वहां पे जाकर रिकॉर्ड करें, अच्छी बातों को उजागर करें। और हमारे भारतीय पार्टी का जो आज़ाद पार्टी है, हमारे पार्टी के मुखिया हमारे वीरेंद्र मिश्रा जी वृक्षारोपण किए, साथ में मैं राम कुमार मिश्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुझे बड़ी खुशी हुई वृक्षारोपण करते हुए। धन्यवाद आप सबका। और सभी देखने वाले मेरे यूट्यूब चैनल हरीशचंद्र गिरी A to Z को सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। प्रोफेसर आप भी कुछ कहेंगे। आइकन घंटी भी दबाएं। मैं आर एस पांडे फ्रॉम सिवान बिहार। देखिए, आजकल जो हमारे भारतीय आज़ाद पार्टी का वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है, उसमें मैं भी शरीक हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि वृक्षारोपण का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है। पहले से दिखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ की वनस्पतियाँ की सारी खत्म हो रही हैं और वर्तमान में तो ऐसा हो जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग जो हो रहा है, इसके चलते सारे लोग अपने सारे पेड़ों को काट कूट करके इधर उधर कर दे रहे हैं। मैं आज इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर हम लोगों ने हमारे ये हरीशचंद्र गिरी जी हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं चैनल के, और आपको इसके ऑनर भी हैं, उनके साथ में मैं मौजूद हूँ और हम लोगों ने पौधे को लगाया है और पौधे को सींचा भी है। ये पौधा विकसित हो और हमारी पार्टी भी उसी तरह से विकसित होती है। धन्यवाद। इधर तक उधर पकड़ो, अब इधर
में डाल दिया जाएगा फोटो बोलिए ना। कुछ हाँ पुष्प देकर किया जाएगा। हाँ ठीक। के आए हुए समस्त जनपद, गैर जनपद, अन्य राज्य से आए हुए सारे पदाधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कि आए हुए समस्त जनपद, गैर जनपद, अन्य राज्य से आए हुए सारे पदाधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम हम भारतीय समाज पार्टी के भारतीय आजाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वीरेंद्र मिश्रा जी का अनुरोध करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी का माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम को शुरुआत करें। आरएस पाटिल से अनुरोध है कि आप भी माल्यार्पण। राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरोजगार प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सरोज कुंवर, आपसे भी अनुरोध। कड़ी में कृष्णकांत तिवारी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आपसे भी अनुरोध है। हमारे ओजस्वी राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई राम कुमार मिश्रा जी कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। सारे इन्हीं के अंतर्गत वाराणसी मंडल में कार्यक्रम का संयोजन। राष्ट्रीय महासचिव संतोष चौधरी जी से अनुरोध है कि आप भी आइए माल्यार्पण प्रदेश में। वाराणसी के जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी का माल्यार्पण से आप स्वागत करें। पास में आइए, के पास बैठिए। अनिल कुमार गिरी जी से है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेरोजगार प्रकोष्ठ जी का आप स्वागत करें। ठीक ठीक ठीक, डाल देंगे। नहीं पंकज जी आइए। एक संतोष जी का कीजिए आप भी। अरे हमारा आइए। पंडित जी मीडिया वाले भाई के सामान लेके जाओ। मीडिया वाले भाई के साथ एक मैं फोटो ले लूं। मोबाइल लो। पप्पू भाई पप्पू भाई मैं आपके लिए रुकेगा। आप पहले जरा मैं पहना दूं। हो गया। मीडिया वाले भाई के हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। हो गया। हाँ हाँ हाँ, वकील साहब को ज़रूरी है। एक फोटो ले लीजिए मेरे मोबाइल पे। रुकिए एक मिनट। ये गोल वाला तो एक बार फोटो निकली। हाँ वीडियो चालू। अरे तो प्रोग्राम के लिए
आरती शर्मा। आरती शर्मा। कुलदीप गिरी जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। जसवाल जी आइए, आप इधर आइए। मोहनलाल जायसवाल जी, राष्ट्रीय कोता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का माल्यार्पण करेंगे। बड़ी राम मनोहर जायसवाल जी, तालियों के साथ। आप पहले मालूम यादव जी से अनुरोध है, गाजीपुर की धरती पंकज जी, आप हमारे राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव संतोष चौधरी जी का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। माल्यार्पण की गतिविधियां इसी के साथ समाप्त होती हैं और हम लोग जैसे यहाँ आए हुए हैं पूर्वांचल क्षेत्र की बैठक और अपने आचरणों का आदान प्रदान करने। मैं सर्वप्रथम हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राम कुमार मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो दो शब्द। सबसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को, जिन्होंने हमें ऐसी राह दिखाई और हम इनके पद चिन्हों पे चलकर पार्टी का निर्माण किए। और हम खास तौर से हमारे मीडिया वाले भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सच बातें उजागर करते हैं, लोगों के बीच सच लाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। इनका यूट्यूब चैनल काफ़ी चल रहा है, काफ़ी मशहूर हुआ है, काफ़ी लोग इनको चाहने वाले होंगे। तो हमारी ये ऐसी आशा रहेगी कि हमारे जो है पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद करेंगे हमारे गुरु जी का, जिनकी सोच काफ़ी अच्छी रही है। लगन निष्ठा की वजह से हम सब इतना आगे बढ़े हैं। और यदि प्रभु की कृपा रही और हमारे गुरु जी के संघर्ष के आगे हम बढ़ते हैं तो हम एक दिन आगे जरूर कामयाब होंगे। हमारे धन्यवाद हमारे गुरु जी का। और यहाँ तक बात पार्टी की है, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, एक एक आदमी को इकट्ठा करके एक एक जगह से, हर जिले से, हर प्रांत से लोगों को लाए। और कुछ कारणवश हमारे बीच उन लोग नहीं रह पाए जिन्हों की दूर दूर से सूचित किया गया, लेकिन किसी कारणवश किसी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से या किसी कारणवश नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मैसेज भी डाला गुरु जी को कि हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। तो उन्हें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो आए हैं उन्हें हमें बड़ी खुशी होती है। और बल्कि बहुत खुशी हुई कि भाई ये आप हमारे बीच में आए और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी निष्ठा भावना आप रखते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। जो कि हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं, अभी तो कुछ नहीं, यहाँ तो आप लोग नहीं देख रहे हैं, हम इनके घर देखे हैं। और ऐसे इंसान है कि हर जात धर्म के संप्रदाय के लोग इनके घर पे दरवाजे पे आते हैं, काफी भीड़ होती है और वहां पे इतने चाहने वाले इनके बहुत अच्छे हैं। और प्रभु की कृपा है, इनका प्रेम अच्छा है। यदि ऐसा प्रेम हम सब पे बरसेगा तो हमारी पार्टी बहुत आगे होगी। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि गुरु जी जैसे निष्ठा के साथ लगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और हमारे जो है बिहार से भी प्रदेश के जो है आए हुए हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी इस बात से कि ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारा जो है पूरे संपूर्ण भारत में नाम होगा और हमारी आजाद पार्टी देश में नाम रोशन करेगी। धन्यवाद हमारे गुरु जी का। इसी क्रम में मैं बिहार से आए हुए बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबनाथ आर्य पांडे से निवेदन है कि आपका संबोधन हो और हम सभी कार्यकर्ता लोग आपका संबोधन सुनें। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर आजाद का नमन करता हूँ और मैं अपने पार्टी के मुख्य करता जो हमारी अब भाई हैं, छोटे ही हैं, इनको मैं छोटा ही भाई कहूँगा। बिरना मिश्रा जी को मैं अपना तहे दिल से मैं अपना जो स्वाभिमान है और मैं अपनी संस्कृति के साथ में सनातन संस्कृति का उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे कनिष्ठ मित्रों, दोस्तों, क्योंकि मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ, दूर से आया हुआ हूँ, इतनी तकलीफ के बाद
मैं उस दूर से, चूँकि तबीयत मेरी खराब है, उधर मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसके पहले, मैंने सोचा नहीं था कि मैं पहुंच पाऊंगा। इधर पहले मीटिंग रखी हुई थी कि लखनऊ में पहुंचना है, तो मैंने कहा था कि ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, देखिए। लेकिन उसके बीच में हालात ही ऐसी हुई कि ट्रेन में भीड़ का इतना, मैंने समझ कि ऊपर से नीचे तक भीड़ लगी हुई रही कि मैं जाकर टिकट काउंटर के पास से चला आया और फिर मैं बैक हो गया। उनको बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अपना बताइए। तो फिर प्रोग्राम रखा गया 27 तारीख को कि इस वक्त पर और वाराणसी से कुछ दूरी पर ये मीटिंग रखी जाएगी और इस मीटिंग में सभी लोग आएंगे। मैं भी उपस्थित हो गया हूँ। मैं अपने सभी भाइयों का अभिनंदन करता हूँ। दूसरी, जहाँ तक सोच की बात है, लगन की बात है और संगठन की बात है, मैं कुछ वाक्यों को और शब्दों को फिर से कहना चाहूँगा। चूँकि मैं ये जानता हूँ और आज से नहीं, बहुत पहले से किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ रहा हूँ और मैंने भी मेहनत की है और मैंने भी परिश्रम किया है। मैंने भी चुनाव को नज़दीक से देखा है, संगठन को चलाया है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन हम लोगों का समाज ऐसा है कि कोई आगे अगर बढ़ता है तो पीछे वाला एक टंगड़ी खींच लेता है। हम तो इस सहयोग से और इस विचार से इस पार्टी का में जुड़े हुए हैं कि एक दिन आने वाला जो हमारा समय होगा, अगर हम एक आदमी अगर हम सहयोग करते चले जाते हैं तो हमारा ये संगठन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत हो जाएगा। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग, तो मैं देख रहा हूँ रोज पर चैनल्स पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ईमानदारी पूर्वक इस संगठन से जुड़ते हुए चले आ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके संगठनकर्ता, इसके निर्माणकर्ता, इन्होंने जिस मैं क्या कहूँ परिश्रम के साथ में और जिस लगन के साथ में इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया है वो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो इनकी सबसे पहले मैं एक अपने दिल से कामना करना चाहूँगा और मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि मेरा ये छोटा भाई जिस पथ पर आगे बढ़ा हुआ है उस पथ पर आगे बढ़ता चला जाए और सदैव हम लोगों का सहयोग चला जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपने बंधुओं का भी, अपने कनिष्ठ मित्रों का भी, दोस्तों का भी अभिनंदन करते हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़ी बहन सरोज कुंवर जी से भी 2 वाक्य हम लोग सुनना चाहते हैं। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा जी मैडम थोड़ा और महासचिव और जितने भी इसमें पदाधिकारीगण हैं सभी लोगों को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। और मैं इस पार्टी से जुड़कर खुशी मैंने महसूस कर रही हूँ और इससे ज़्यादा आगे क्रम में आगे बढ़ाते हुए प्रदेश महासचिव संतोष चौधरी जी से भी हम लोग 2 वाक्य सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आचार्य जी को मैं कोटि नमन करता हूं और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से आए हुए सीतापुर गंगोदावत विधानसभा क्षेत्र से आए हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी को मैं सादर हृदय से मैं प्रणाम करता हूं उनको। देखिए, यहाँ आए हुए हमारे कुछ अन्य जिलों से भी आदमी, सभी का पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और हमारे कुछ बनारस जिले के भी आए हुए हैं। और लखनऊ मीटिंग भी थी, हम वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन हम सोचे कि हमारे जब घर पे हमारे दूर से हमारे ये पार्टी की जो सदस्य आ रहे हैं, दूर राज्य से आ रहे हैं, दूर जिले से आ रहे हैं, तो हम अपने घर में, जब हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो हम ना पहुँचे, ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए हमें आज इस पार्टी में उपस्थित होना पड़ा। हमें आज बड़ी खुशी है कि हम इस पार्टी में, इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी कृष्णकांत तिवारी जी से अनुरोध है कि आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं चंद्रशेखर आजाद जी को नमन करता हूँ। बाबा भोलेनाथ की पावन नगरी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जिससे आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनकी नगरी में आने का। अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को, समस्त पदाधिकारियों को मैं अभिवादन व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम विशेष तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये भारतीय आज़ाद पार्टी जो है, मेरा नम्र निवेदन सभी पदाधिकारियों से है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बताए हुए रास्ते पे हम सबको चलना है और अपने संगठन को मजबूती के साथ तैयार करना है।
दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक बात और खास बनाई गई है कि इसमें न कोई छोटा पदाधिकारी है न कोई बड़ा है। अगर हमारा छोटा सदस्य भी है इस पार्टी में तो हम उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा सम्मान देते हैं। अब मैं निवेदन करूँगा और बाबा महाकाल जिसे प्रार्थना करूँगा कि बाबा भोलेनाथ अपने आशीर्वाद से इस पार्टी को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दया करें। जय भोलेनाथ। जिला जज से निवेदन है कि वो भी आए, अपना 2 वाक्य, हम लोग को समागम हो रहा है राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, आप भी कुछ कहिए। नहीं अरे नहीं यार भाई को कागज बना रहा है तो क्या बुरी बात है। तो सर्वप्रथम हम चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करना चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव विजेंद्र मिश्रा जी को सादर अभिनंदन करते हैं। और इस पार्टी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी मिली है और ये मेरा प्रथम मीटिंग हुआ है इस पार्टी में। मैं इस पार्टी से जुड़कर अराजकता, बेरोजगारी, ये सब के मामले में मैं विजेंद्र मिश्रा जी से सुना हूँ कि इस पार्टी से संगठन बना के हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लेंगे और संगठन का कार्य करके अपना एक मजबूत संगठन बनाएंगे जिससे कि गरीबों का, छोटे वर्ग का भला हो सके। इसी के साथ मैं अपने क्रम में बढ़ाते हुए मैं महिला आई हुई हैं बनारस जिले से, आपसे अनुरोध है कि कविता मालवीय से अनुरोध है और राजकुमार जायसवाल जी से आप अनुरोध है कि आप आइए तो सब आशीर्वाद दे दीजिए सर। हाँ अनिल कुमार कवि जी। मैं भारतीय आज़ादी को नमन प्रणाम करता हूँ, सदा पदाधिकारियों को नमन करता हूँ। बस आगे कुछ नहीं। जी को नमन करता हूँ, सारे पदाधिकारियों को नमन करता हूँ और मेरी यही इच्छा रही कि इच्छा चाहती है कि जो है मेरी पार्टी को ऊपर उठ जाए। जी पार्टी की नीतियों के बारे में बताइए, विस्तार से बताइए। हम अनुरोध करेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी वीरेंद्र मिश्रा जी से कि आप भी हम लोग को कुछ अपना अमूल्य बात हम लोग को संबोधित करिए। वीरेंद्र मिश्रा जी। आज की जो ये सभा हो रही है बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे संगठन की जो शुरुआत है ये पूर्वांचल की, वो शुरुआत मातृ शक्तियों से हो रही है। इससे बढ़कर किसी भी पार्टी के और किसी भी संगठन के लिए सौभाग्य की बात नहीं होती। हमने कई पार्टियां देखी हैं, संगठन देखे हैं जिनके शुरुआत में कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी मातृ शक्ति का आशीर्वाद मिला हो, परंतु मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये बैठक जो आज हो रही है, माँ की आशीर्वाद, उनकी छाया, उनका प्रेम, उनका स्नेह जिसको मिल जाए तो निरंतर वो बढ़ता रहता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मातृ शक्तियों के आशीर्वाद से मेरा ये संगठन एक दिन उच्च स्थान जरूर प्राप्त करेगा। वो एक मुझे चौपाई याद आ रही है
रहीम दास जी की कि मानस हो तो वही रस खान और बसों बस गोकुल गांव के ग्वाल। तो उन्होंने अपनी एक कल्पना को मतलब उजागर किया है कि अगर मैं ऐसा होता तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने मेरी उस कल्पना को साकार कर दिया। क्योंकि आप लोग जहाँ निवास करते हैं ये हमारे शिव जी की पावन नगरी है, और इस पावन नगरी को और अपने सारे मित्रों को, भाइयों को मैं अपने हृदय पटल से कोट को नमन करता हूँ। साथियों, प्रकृति का नियम है परिवर्तन और समाज का भी नियम है परिवर्तन। जब कभी समाज में व्यक्ति विशेष द्वारा, विशेष संगठन के द्वारा या विशेष पार्टियों के द्वारा जब कभी समाज में शोषण, अत्याचार, इस प्रकार के कुकृत्य बढ़ते हैं तो ईश्वर प्रकृति अपने आप एक परिवर्तन करता है। तो अपना जो ये छोटा सा संगठन है ये पार्टी नहीं है, ये एक परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है इसलिए कि पूरा समाज, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरी क्षेत्र में हो या कृषक क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में हो या जो समूह गा या घा वाले जो श्रेणी के जो कर्मचारी होते हों उस क्षेत्र में हो, लगभग आज के दिन सभी लोग परेशान हैं। परेशान हैं सरकार और शासन के जो नीतियां हैं, उन नीतियों से भी परेशान हैं। भले ही व्यक्ति अपने जबान से उजागर ना करे, परंतु अंतरात्मा में लगभग सबके यही है कि इस समय जो हो रहा है ये आने वाले भविष्य और समाज के लिए अच्छा नहीं हो रहा। हमारी एक सोच रही है, जब मैं बनारस के सभी लगभग लोग यहाँ मौजूद हैं, जब मैं लोकबंधु पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो हमारे यही विचार थे और इन्हीं विचारों के साथ मैं यहाँ आया था कि जिस समाज को अभी तक सत्ताधारी लोलुप लोगों ने इसको दूर रखा है सत्ता से, उनके सम्मान से, तो उनके सम्मान की हम बात करें, उनके मान सम्मान की बात करें, उनसे जुड़े हुए प्रत्येक क्षेत्र में उनके लाभ के लिए बात करें। वो चाहे गरीब मजदूर हो, किसान हो, बुनकर हो, पशुपालन करने वाले हों या समाज के अन्य भी कोई भी काम करने वाले व्यक्ति हों, सबको समान रूप से समानता और समता का अधिकार मिले। इसी सोच के साथ सभी हमारे जो भाई लोग हैं जो मौजूदा इस समय संगठन में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि वो काफ़ी हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए भी मैं उनका बार बार नमन करता हूँ। पार्टी की जो नीतियां हैं, जो संगठन की नीतियां हैं, मैं उन पर प्रकाश थोड़ा बहुत डालूंगा। सबसे जो प्रथम नंबर पे है वो है पार्टी समता, समानता, मानवतावादी विचारधारा पे कार्य करेगी। समता, समानता, मानवतावादी अगर विचारधारा लोग अगर अपना ले तो वाकई में ना कोई छोटा रहेगा और ना ही कोई बड़ा रहेगा, ना ही कोई जात रहेगी, ना ही कोई पात रहेगी। क्योंकि सत्य भी यही है कि ईश्वर ने भी जातियां बनाई हैं जीवों में,
जितने भी प्रकृति में जीव हैं वो सभी जातियों में, ऐसे मनुष्य एक जाति, फिर इसके बाद में आप गाय ले लीजिए दूसरी जाति, भैंस ले लीजिए दूसरी जाति, या उसमें कुत्ते चौथी जाति। मतलब जो जीव हैं, जीवों में जातियां हैं और ना कि मानव में, क्योंकि मानव है सिर्फ वो अपने कर्म के अनुसार ही समाज उसको तौलता है कि इसके कर्म क्या हैं और कैसा इसको सम्मान दिया जाए, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में इनको लाया जाए। इस प्रकार एक परिवार में अगर 5 भाई हैं और 5 भाई में एक डीएम हो गया, एक खेती करता है, एक व्यवसाय करता है, एक चपरासी हो गया, तो है तो सगे 5 भाई, लेकिन आप चपरासी को डीएम नहीं कह देंगे और डीएम को आप चपरासी नहीं कह देंगे। मतलब इस कर्म भूमि में जो जैसे कर्म को कर्तव्य करेगा उसी प्रकार से पहले भी समाज में व्यवस्था बनाई गई थी और आज भी संविधान में भी वही व्यवस्था बनाई गई कि आप अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको बीटीसी करना ही होगा, वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस जाति का हो, बीटी करके आए वो अध्यापक की कुर्सी पर बैठेगा। उसी सिस्टम को हम अपना रहे हैं और संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी लिखा है। हालांकि संविधान में 16 लोगों की पीठ थी, 16 लोगों ने मिल करके अलग अलग क्षेत्रों में लेख लिखा था और उसके ये अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके द्वारा पेश किया गया था। तो उसमें भी लिखा है, जब बात आती है मतलब उस समय क्योंकि राजतंत्र था और राजतंत्र से जब लोकतंत्र हुआ, जब यहाँ का संविधान बना, भाई पहले तो जो राजतंत्र का संविधान था वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में था, लेकिन जब लोकतंत्र हुआ तो लोकतंत्र के संविधान जो है वो भी योग्यता के आधार पर ही लिखा गया और उसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया गया। उसमें लिखा गया दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग का नाम लिया गया। वर्ग में सभी लोग आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कोई जाति विशेष से वही दलित हो। दलित वो है जो दबा कुचला है, समाज में जो मजदूर है, भूमिहीन है, वो दलित है। पिछड़ा वो है शिक्षा में पिछड़ा हो, स्वास्थ्य में पिछड़ा हो, अपने कार्यक्रमों में पिछड़ा हो, वो पिछड़ा है, पिछड़ी जाति नहीं होती है। लेकिन ये जो राजनीतिक व्यवसायी लोग थे, ये अपने को समाज को तोड़ के जो राजनीति करने का जो ये कुप्रचार किए, इसका जो चलन निकाले, उसमें बना दिया उन्होंने जातियों में। फिर जातियों में होगा कि ये बैकवर्ड है, वो एससी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी समता समानता की बात को हम करते हैं। हम ये मानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। मैं पूर्ण रूप से आरक्षण के पक्ष में हूं, लेकिन हम उस पक्ष में हैं जहां पर दलित वर्ग, और दलित वर्ग वही है जो दबा कुचला है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव, कहार, कुम्हार, लोहार, काठी, मल्ला, ठाकुर, तेली, तमोली, मतलब कोई भी जात हो। मैं चाहता हूं कि जो दलित है, गरीब है, उसको आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण मिले और पूरा मिले। ओबीसी का आरक्षण 27% है, तो मैं चाहता हूं कि 27% पूरा आरक्षण ओबीसी को मिले, लेकिन उन पिछड़ों को मिले जो हकीकत में पिछड़े हैं। गांव के लोग, क्या नाम आपके टाउन एरिया के लोग, नगर पालिका में जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, छोटी छोटी दुकानें किए हैं, ठेले पे रहते हैं, मतलब उन लोगों को मिले। परंतु आज के इस व्यवस्था में आरक्षण का भी पूरा लाभ उन्हीं को मिल रहा है जो आजकल के पूंजीपति लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा में समानता आए, कि ये लोग भी आकर के हमारे बराबर बैठे। आज डीएम का डीएम होता जा रहा है, जिसके पास पैसा है वो पढ़ लिख के घूस कपाटा दे के सब कुछ होता जा रहा है। लेकिन एक मध्यम और गरीब वर्ग का अगर व्यक्ति अगर चाहे कि हम एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दें, तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा। उसको जीवन भर की कमाई, घर के माता और बहनों के जेवर बेचने पड़ेंगे, तब जाके कहीं एक लड़के को वो बी रैंक में ला पाएगा, वो भी ए ग्रेड नहीं पाएगा। वो ये शिक्षा में समानता नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा में समानता लाने के लिए एक बोर्ड हो, एक पाठ्यक्रम हो। अगर एक बोर्ड हो जाए, जैसे यूपी, ये आपका यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इन सभी बोर्डों को हटा करके अगर एक बोर्ड हो जाए और एक पाठ्यक्रम हो जाए,
जो शिक्षा प्राइमरी में लोग पा रहे हैं वही शिक्षा पाए जो अच्छे जो चल रहे हैं सेंट मेरीज वगैरह जो चले इंग्लिश मीडियम, मतलब एक शिक्षा हो जाए। जब एक शिक्षा हो जाएगी, एक पाठ्यक्रम होगा, एक बोर्ड होगा, तो अमीर का बच्चा वही पढ़ेगा और गरीब का भी बच्चा वही पढ़ेगा। फिर जिसकी भाग्य होगा। ये हमारे विचार हैं, मतलब समता समानता के विचार हैं। मानवता रूप में पदाधिकारी छोटा हो या चाहे बड़ा हो, पार्टी की नज़रों में, संगठन की नज़रों में सबका महत्व हो, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्थानों पे अलग अलग महत्व भी होता है, इसमें दोहरा नहीं। एक बहुत ही गरीब आदमी हो उसका महत्व होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो महत्वहीन हो। हमारे अगर पास पैसा रहे, हमारे ईंटें मंगवा लिए, आरसीसी मंगा ली, सीमेंट मंगा लिया, लेकिन हमको मिस्त्री मजदूर नहीं मिल रहा है तो मकान कहाँ खड़ा होगा? तो वहां पर उस मजदूर का महत्व है, मतलब एक समाज में उसका भी महत्व है। और तो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग जब अपने घर में मान लीजिए अपने बुजुर्गों की या जिनकी शादी वगैरह करते हैं, तो ये होता भाई साथ खाने वाले भाई किसी पंडित को बुला भाई, तो वहां क्या कोई करोड़पति खड़ा है क्या? वहां तो वही आएगा जो गरीब होगा, वहां वही आएगा जो गरीब होगा, तो उसका वहां भी महत्व है। मतलब समाज में वहां भी उस गरीब का महत्व है। इसका मतलब हर व्यक्ति महत्वदार है, कोई महत्वहीन है ही नहीं। ये है मानवता की परिभाषा कि जब कोई महत्वहीन नहीं है तो सभी समान है। और तो बात छोड़ दीजिए, समाज जिनको बड़ी ही निकृष्ट कहता है, जिनको बहुत ही गिरी नजरों से देखता है, जो अरे कह देंगे हम, कहने में हमको कोई संकोच नहीं है, जो डांस वगैरह करती हैं, जो डांसर होती हैं, तो उनको लोग कहते हैं समाज से जरा दूर रहे, जरा ये हम दरवाजे पे आए, जरा इनको दरा दे दो। तो आप ये समझ लो कि अगर हमारे आपके बच्चे का अगर कार्यक्रम हुआ, मोड़ना हुआ, मरचटना हुआ, शादी हुआ, बारात हुआ, तो वो भी उनके भी सुना होता है। हमको उनके दरवाजे जाना पड़ता है कि भाई हमारे कार्यक्रम है, आपको नृत्य करने आना है, तो इसका मतलब है कि समाज में उनका भी महत्व है। भाई ऐसा कौन सा भी जिसका महत्व नहीं है? जब महत्व जब सभी का है तो फिर सभी में एक मानवता भाव होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग 20 लोग क्यों बैठे हैं। हम जिनके पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, जिनका हम अनुकरण करते हैं, वो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो बेचारे वन को 3 लोग ही मात्र गए थे, लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु राम। अब ये देख लीजिए कि वहां पर रावण से युद्ध करने के लिए उन्होंने अयोध्या से सेना भी नहीं बुलाई थी, और वहीं पर रीछ बानर भालू बंदरों से प्रेम करके, ये है प्रेम मानवता। पशु पक्षियों से प्रेम करके, बंदरों से प्रेम करके उन्होंने पूरी सेना खड़ी कर दी, उस रावण का संहार कर दिया। मतलब हम तो उन लोगों को मानने वाले हैं, हम वो मानवतावादी हैं। तो हम वो मानवतावादी चाहते हैं कि हमारे संगठन में ना ही कोई ऊंच हो, ना ही कोई नीच हो, सभी के प्रति समान प्रेम, सभी के प्रति समान स्नेह, सभी के प्रति समान भाव का मान सम्मान। फिर दूसरी बात आती है संगठन के नियम की। ये तो बात रही समता समानता मानवतावादी की। दूसरा पॉइंट है कि पार्टी में गरीब व मध्यम वर्ग के लोग ही संगठन में पदाधिकारी होंगे। अगर कोई पूंजीपति है तो हमारी पार्टी में वो संगठन में पदाधिकारी नहीं हो सकता। पूंजीपति का मतलब मैं 2 श्रेणी से लेता हूं। एक तो वो पूंजीपति जो राजनीतिक व्यवसायी है, जिनका न कोई वसूल है, न कोई वजूद है, न कोई सिद्धांत है। आज मंच पे खड़े होकर बहन जो गाली देंगे तो कल खड़े होकर के कल्याण सिंह को गाली दे रहे होते हैं, तो कहीं अटल जी को गरिया देते हैं। मतलब इस प्रकार के जो लोलुप लालची लोग हैं, जो सत्ता के द्वारा जो है अपना बनाना चाहते हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उन लोगों को हम नहीं लेंगे। पूंजीपति में उनको भी ले लेता हूं। और वो पूंजीपति जिनके पास आवश्यकता से बहुत अधिक संसाधन है, रहना 2 मकान में है, एक उनका बंगला बना हुआ है वहाँ गोरखपुर में, तो एक उनका गोवा में भी फ्लैट बना हुआ है, तो एक वो अमेरिका में भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना है, क्योंकि इसमें भी दोहरा नहीं है। अगर देश में पूंजीपति कोई बना है, अगर धनी है, तो वो बदौलत मध्यम और गरीब वर्ग की है, उसी के बदौलत बना धनी। वो ऐसा धनी कोई नहीं बन सकता है।
क्योंकि 75% जनता गाँव घर में, नगरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निवास करते हैं। 25% ही पूंजीपति हैं, इसके ऊपर नहीं होंगे। आज के 90 के दशक की बात ले लीजिए, जो आदमी 1 करोड़ पे था आज कम से कम अरबों पे है। और आज के 30 साल पहले आप किसी किसान को ले लीजिए, तो अगर वो किसान ही है तो इसमें दो राय नहीं कि अगर उसने मकान बना रखा है तो उसमें उसके पुरखों की चांदी रखी होती थी पहले, जो हमारी जो माताएं बहनें थी वो पोटली बांधती थी और 1-1 किलो की करधनी होती थी, हंसली होती थी 1.5 किलो की, आप जानती होंगी। तो या तो वो उसने बेची होगी तो मकान बनाया होगा, या तो फिर अपने जमीन पर फिर क्रेडिट कार्ड उसने लिया होगा तो मकान बनाया होगा, अन्यथा वो किसानी से मकान नहीं बना पाएगा। और सरकार में टैक्स कौन भरता है? मध्यम और गरीब। भाई जो उपभोग जो उत्पादन करते हैं वो तो सिर्फ एक बार टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग उसको बेचते हैं, व्यवसाय करते हैं, छोटे व्यवसायी हैं, वो तो बार टैक्स दिया करते हैं। तो हमारे जनता मध्यम और गरीब का 75% का पैसा जो कर के रूप में जाता है वो जाता है शासन के पास में। और शासन में बैठे लोग जो मंच पे आकर के भाषण देते हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान बहुत परेशान है, उनके शासन में बिजली नहीं आती थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब और कल्पित बातें होती हैं। जनता को सुनाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार का जनता का नहीं है क्या? भाई क्या मध्यम और गरीब वर्ग की जनता बैठी हो करे ब्रदर? अगर भ्रष्टाचार की बात करने सदन में उठाओ, विधायक होकर जाते सदन में खुल के उठाओ विधानसभा में कि फला विधायक 5 करोड़ रुपए फंड के वो पाया था, तो उसने कहाँ लगा दिए? सही बात है। या ऐसा कोई विकास विभाग नहीं, चाहे इरिगेशन हो, PWD हो, जिला पंचायत हो, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें 40% का कमीशन पड़ता हो। वहाँ खड़े होकर कहो भाई, आप वहाँ खड़े होकर कहो कि कमीशन पड़ता है, तो वहाँ नहीं कहेंगे। वहाँ नहीं कहेंगे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गाँव घर में बने हैं वहाँ पर एक टिक्की, चाहे सर दर्द हो तो वही टिक्की, बदन दर्द हो तो वही टिक्की, पेट दर्द हो तो वही टिक्कियाँ। वो नहीं पूछते हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अस्पतालों में दवाइयाँ दे रहे हैं वो कंपनियाँ आखिर अच्छा माल क्यों नहीं दे रही हैं? आप मेडिकल स्टोर की एक पैरासिटामॉल खा लीजिए और सरकारी अस्पताल के आप 4 खाइए, तो वो 4 नहीं फायदा करेंगे क्योंकि उसमें ड्रग्स है ही नहीं। उसमें ड्रग्स है ही नहीं, तो ड्रग्स नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्वास्थ्य मंत्रालय कमीशन ले रहा है। तो वहां क्यों नहीं खड़े होकर बात करते? विधानसभाओं में ये विधायक लोग, उनको वहां बात करनी चाहिए। तो मालूम हो रहा है भ्रष्टाचार की जननी ही वहीं पर है, जड़ वहीं मौजूद है सचिवालय में, विधानसभा में ही जड़ बैठी वहां पर है। बाकी जनता क्या है? जनता तो कर दे रही है, वहां पैसा 50% पैसा नेता लोग अपनी सुख सुविधा पे खर्चा कर रहे हैं। भाई एक DM वेतन भी पा रहा है कम से कम 100-1.5 लाख रुपए, अच्छा सा बंगला भी पा रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई भी फ्री में हो रही है। जब तुमको सरकार 1 लाख रुपए दे रही है तो तुम अच्छा बंगला फिर काहे? भाई फिर अच्छा बंगला का है, फिर ये पढ़ाई फ्री आपकी फिर क्यों है? फिर आपकी इलाज फ्री क्यों हो रही है? फिर आपका विदेश भ्रमण फ्री में क्यों हो रहा है? भाई आप सांसद हो गए, आप विधायक हो गए, आपको वेतन मिल रहा है। जब वेतन मिल रहा है तो फिर आपको डीजल फ्री क्यों है? आपको फिर गाड़ी फ्री क्यों है? आपको फिर महंगाई भत्ता फिर क्यों लग रहा है? तो इस बात के लिए कोई भी नेता सदन में खड़े होकर भाषण नहीं देता है। बस क्या है, जब जनता के सामने आएगा तब बताएगा बहुत महंगाई हो रही है। महंगाई कौन कर रहा है? जनता महंगाई कर रही है। जो बेचारी जाती है सब्जी लेने बाजारों में, और बाजार वाले क्या दुकानदार कर रहे हैं? अरे वो तो भाई जो लोग मतलब बना रहे हैं वो कंपनी वाले जाने क्या हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आता है सिर्फ जनता से कहता है महंगाई हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब नेताओं की भाषा है, ये सब बिल्कुल लच्छेदार भाषाएं होती हैं जो खामखा जनता को बरगला खुसला करके वोट ले लेते हैं और बाद में आराम से आकर के ऐसो आराम करते हैं, ठाट से बैठते हैं। जनता परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं। भाई अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा कि किसी भी सरकार ने किसी भी गरीब के लिए कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे ये रहे कि हाँ इसकी गरीबी चल रही है। बताओ, सरकार 500 रुपए दे रही है पेंशन की, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 500 रुपए। 500 रुपए में देहात में एक कहावत है कि अगर कोई बुढ़ा बीड़ी पे तो भी नहीं मिल पाएगा।
तो 500 क्या है भाई? 500 क्या आखिर क्या आप दे रहे हैं भाई? आप वहां पूरी सुविधाएं ले रहे हैं, गरीब को 500 रुपए। एक गरीब को अगर आवास देना होता है तो उसकी आवास की जांच होती है। अरे आपको तो यार एक दीवार पक्की है तो यार आपका एक स्लेब पड़ी है। अब एक दीवार पक्की एक स्लेब के लिए अपात्र हो गए, और वो लोग अपात्र नहीं है जिनके पास 10-10 महल बने हैं। जो लोग ऐसो आराम कर रहे हैं वो अपात्र नहीं है। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून है तो गरीब के लिए। और फिर अगर देंगे तो मात्र 1.5 लाख रुपए एक कमरे। अब बताओ एक कमरे में कोई गरीब आदमी क्या करेगा? उसमें रहेगा, देहात का आदमी उसमें राशन रखेगा, या उसमें जानवरों को आगे छप्पर में बांधेगा, या उसके मेहमान आएंगे तो लिटाएगा, या उसमें खाना बनाएगा। ये व्यवस्था है मतलब गरीबों को देने के लिए। मतलब भीख भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर सरकार अगर भीख दे तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं सरकार की कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो भी सिद्धांत हमारी पार्टी के बने हैं वो सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ही बने हैं। फिर हमारा आता है मामला, पार्टी किसी प्रकार के जातियों के संगठन संगठित नहीं करेगी। ऐसे कहीं होता है पूर्वी महासंघ, ब्राह्मण महासंघ, क्षत्रिय महासंघ, वैश्य महासंघ, ये कुछ नहीं होगा। जाति का महासंघ नहीं होगा। सिर्फ एक ही नाम रहेगा, भारतीय आजाद पार्टी। बस ये है कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है उस हिसाब से ओबीसी मोर्चा, दलित मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, मजदूर मोर्चा, जो ये वर्ग हैं इनके ही मोर्चे बनेंगे। इनके अलावा 3 हमने मोर्चे पार्टी में और उनका गठन किया है स्पेशल तौर पर। वो है एक चालक प्रकोष्ठ, और एक है बेरोजगार प्रकोष्ठ, और एक है पंचायत प्रकोष्ठ। इन प्रकोष्ठों का मैंने अलग से गठन किया है। एक ही परिवार से राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक ही परिवार से कोई अध्यक्ष दोबारा नहीं होगा। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, बस 3 साल बाद काम हो गया। अगर बहुत अच्छा काम करता है तो 2 टर्न होगा, बस फिर 3 टर्न वो भी नहीं होगा। जघन्य अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को पार्टी सस्ता नहीं देगी। मतलब अगर जघन्य अपराध उस पर है, अगर बलात्कार का केस है, डकैती का है, राहननी का है, इस प्रकार के जघन्य अपराध मतलब होता है 20 वर्ष की जिसमें सजा होती है, उन लोगों को कतई हमारी पार्टी सस्ता नहीं देगी। समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, आप समाज से बहिष्कृत कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए वैसे तो सभी एंजॉय करते हैं, ये तो आजकल युग चल रहा है, उसको कौन रोक पाएगा ना हम आप रोक पाएंगे। चलिए मान लीजिए कोई ड्रिंक करता है, अपने घर में बैठ के एंजॉय ले लिया, 4-5 लोग बैठे एंजॉय ले लिया। लेकिन ऐसे लोग जो ठेकों बैठ के रोडों पे लेटे हो और वहाँ कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मैं भैया उन लोगों में ऐसे लोगों को कतई भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। मैं देखो बहुत सीधी बात है, एकदम नहीं देना, है ना। एकदम देना ही। ये पार्टी के जो नियम सिद्धांत बनाए गए हैं ये इस प्रकार से नियम बनाए गए हैं। अच्छा, अब आते हैं कि हमारी पार्टी क्या क्या करेगी। ध्यान दीजिएगा, गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या हमारी पार्टी करेगी। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मेहनत से अगर हमारी पार्टी ये खड़ी होती है, आज संगठन है, कल को पार्टी होगी। पार्टी मतलब होता है विस्तार। जब इसका विस्तार आप लोगों के आशीर्वाद से होगा, आप लोगों के सहयोग से होगा, तो हमारी पार्टी क्या क्या करेगी। सर्वप्रथम 18 वर्ष के ऊपर प्रत्येक मतदाता जो भी 18 वर्ष का हो गया और मत देने का अधिकारी हो गया, हमारी पार्टी उसको 2,000 रुपए प्रति माह, बेरोजगारी नहीं, मतदाता पेंशन रुपए, मतलब जो मत देने का अधिकारी हो गया वो पेंशन पाने का अधिकारी हो गया। अच्छा अब इससे लाभ कितने मिलेंगे? इससे लाभ ये मिलेंगे कि जो वाकई में करप्शन हो रहा है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, विधवा पेंशन में अलग चल रहा है, वृद्धा पेंशन में अलग चल रहा है, विकलांग पेंशन में अलग चल रहा है, पैसा वहाँ बगैर पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये व्यवस्था वो जो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वही मतदाता होगा, वही विधवा मतदाता होगी, वृद्धा भी मतदाता होगा और विकलांग भी मतदाता होगा। तो ये जो करप्शन जो चल रहा है, ये जो घूसखोरी चल रही है समाज कल्याण की, ये बिल्कुल एकदम मिट जाएगी। और सीधी बात, जो जिसने मत दिया उसी का खाता लगा, सीधे खाते पैसा दे 2,000 रुपये पर महीने। तो ये सबसे पहला विचार पार्टी का है।
फिर नंबर 2 आता है गांव घर के मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन व अन्य पशुपालन के वाले बंधुओं को 50,000 रुपये बगैर ब्याज के, कोई ब्याज नहीं पड़ेगा, आसान किस्तों पे हम उसको ऋण उपलब्ध कराएंगे। ब्याज नहीं होगा, 50,000 रुपये मतलब बगैर ब्याज रहेगी, आसान किस्तों पे उसको ऋण दिया जाएगा 50,000। जो मतलब ये उनके दलित के लिए है, क्योंकि दलित लोग बकरी पालेंगे, वही मधुमक्खी पालन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था की गई है। फिर आता है जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, स्नातक, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA किए हुए हैं और बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए जो है पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए, जो स्नातक होगा BA में, उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, मात्र 6% की ब्याज के दर पर उनको रोजगार करने के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। और जो हाई स्कूल इंटर वाले होंगे उनको 2.5 लाख रुपए 4% की ब्याज के दर पर उनको जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये बेरोजगारों के लिए। किसानों के लिए एक फसल गारंटी योजना की व्यवस्था जो है हमने संविधान में लिखी है। अच्छा, इसका आपको हम विस्तार से बता दें, किसान भी लोग बैठे हैं। फसल गारंटी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी तहसील का मजिस्ट्रेट है, DM, SDM है, SDM ने लेखपाल से सर्वे कराया कि देखो इस क्षेत्र की भूमि कितनी उपजाऊ है, वहाँ पर कितने कुंटल का गेहूँ पैदा हो सकता है। अगर लेखपाल ने लिख के दे दिया कि वहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ है कि वहाँ पर 4 कुंटल प्रति बीघे गेहूँ हो सकता है, तो वहाँ पर अगर दैववश कोई अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार उनको 4 कुंटल का पूरा पैसा देगी। ये फसल गारंटी होता है। और उनके गल्ले को बेचने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र की व्यवस्था करेगी। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर पंचायत भवन न हो, और ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर पंचायत मित्र न हो या अन्य संविदा कर्मी न हो। उन लोगों की रेख देख में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और उसी गांव में क्रय केंद्र पर किसान अपना राशन मतलब अपना खाद्यान्न बेचेगा और वहीं से खाद और बीज भी फ्री प्राप्त करेगा। ये व्यवस्था किसानों के लिए सम्मान दी गई। मतलब ये सब गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काम है। फिर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की इच्छा अनुसार शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कोई हमारी बहुत सी महिलाएं समाज में चलती हैं, कोई NGO में काम कर रही हैं, कोई प्राइवेट फर्म में काम कर रही हैं या कोई समाज सेविका हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा अनुसार शस्त्र लाइसेंस उनको जो है दिया जाएगा। भाई छोटा ले अपना आराम से पड़ा है, जेम पड़ा है, उनकी सुरक्षा है। और अगर साथ में अगर मान लीजिए आपके कोई ना हो, आपके पास अगर असलाह पड़ा है लाइसेंस से, तो समझ लो कि 2 लोग आपके बगल में चल रहे हैं, तो वो मनोबल हाई रहता है कि हमारे पास असलाह है। तो वही है गब्बर सिंह की कहावत, जो डर गया वो मर गया। तो जब असलाह लगा तो डरे नहीं होगा तो कहाँ मरेगा वो, सीधी बात है। तो ये जो है महिलाओं के लिए है। फिर एक वो है वाहन चालकों के लिए, ये ड्राइवरों के लिए है खास तौर से, कि ड्राइवरों से जो मान लीजिए सामाजिक ऐसे लोग होते हैं जो मारते पीटते गाड़ी तोड़ देते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था रखी गई है कि उनको भी कानून के अंतर्गत लाया जाए। और अगर किसी ड्राइवर की दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए सरकार उनको बीमा रूप में देगी, जो कि आने वाले समय में उनके बाल बच्चे जो है पालन हो सके। जो कि ड्राइवर भी किसी गरीब या मध्यम परिवार का होगा, कोई पूंजीपति भैया ड्राइवर नहीं करेगा। फिर भैया है वर्षों से थानों में कर रहे चौकीदार, काफ़ी चौकीदार हैं, देखो आज भी बेचारे 1000-1500 रुपये में काम कर रहे हैं। तो इनको जो है चौकीदारों को हम लोग जो है शासन में आने पर इनको परमानेंट करेंगे और समूह घाट के कर्मचारी का इनको वेतनमान देंगे। बरसों से समाज की सुरक्षा कर रहे होमगार्ड विभाग को, होमगार्ड हमारे बहुत बेचारे हैं, आज बरसों से काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या बड़ी मुश्किल से अब जाके कुछ हुआ है ना, अन्यथा अब भी लेकिन उनका कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है। तो उनके मान सम्मान के लिए हम इस विभाग को भी PSC की भांति परमानेंट करेंगे, जो कि उनका मान सम्मान भी बना रहे और उनको वेतन भी पूरा। एक हमने और लास्ट में लिखा है, शिक्षा के बारे में आपको बता दिया था। स्वास्थ्य के बारे में आपको बता दें कि स्वास्थ्य हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सचल स्वास्थ्य व्यवस्था हो। जैसे कि एक गाड़ी है, उस पर एक डॉक्टर बैठा है, एक लेडीज डॉक्टर बैठी है,
दवा भी रखी, आप गाँव गाँव घूमिए, दवा बांटिए, मतलब ये होगी जल स्वास्थ्य सचल व्यवस्था है ये, मतलब कि आपको जाना ना पड़े, आपके घर ही में डॉक्टर समय समय पर मुहैया हो सके और आपके लिए वहाँ पर दवा दे सके, आपकी व्यवस्था कर सके। एक व्यवस्था में डाल दी है सत्ता में सहभागिता व पूर्ण सत्ता में आने पर समस्त पदाधिकारियों को मानदेय की व्यवस्था की, जितने हमारे पदाधिकारी होंगे उनको मानदेय की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, लेकिन वो सिर्फ पदाधिकारी, अब वो किस स्तर से कर पाएगी वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन करेगी, पार्टी विस्तार करेगी, लेकिन करेगी। तो पार्टी में जो लोग पदाधिकारी रहेंगे और अगर ईश्वर की इच्छा है, आप लोगों का स्नेह प्रेम सहयोग बना रहा, अगर हमारी पार्टी किसी स्तर से जाती है तो हम हर हाल में अपने पदाधिकारियों को मानदेय देंगे। और एक नियम इसमें और हमने बना रखा है कि जो व्यक्ति हमारी ही पार्टी का जो व्यक्ति प्रतिनिधि हो जाएगा, चुन जाएगा विधायक सांसद, फिर हमारी पार्टी में वो संगठन में रहेगा। मतलब अगर विधायक हो गया तो फिर विधानसभा में बैठे, फिर वो संगठन पदाधिकारी नहीं होगा, क्योंकि संगठन सर्वोपरि पर रहेगा, संगठन ही सर्वशक्तिमान है। मतलब संगठन का महत्व कहीं न गिरने पाए, लोग जो आज गांव में चल रहे हैं, दौड़ दौड़ काम कर रहे हैं, उनका महत्व न गिरने पाए, इसलिए जो भी प्रतिनिधि हो जाएगा वो लौट के संगठन में पदाधिकारी नहीं। एकदम सही है, बहुत सीधी बात। अन्य बहुत सी व्यवस्थाएं हमने सोच रखी हैं, लेकिन उनको भी कहने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। अब वो चाहे कोई खुश हो ना खुश हो, इसे मर्जी हमने व्यवस्था बना रखी है कि मेरी पार्टी से जो भी विधायक होगा, हमारे मध्यम और गरीब वर्ग के लोग अगर विधायक उसको बनाएंगे अपने बीच के कार्यकर्ता को, तो उसको सिर्फ वेतनमान ही मिलेगा, उसके बाद ना उसको पेंशन मिलेगी और ना ही उसको वो जो फंड मिलता है 5 करोड़ वो मिलेगा। इस व्यवस्था को तो खत्म करना ही है, क्योंकि इस व्यवस्था को अगर खत्म नहीं करेंगे तो हम गरीब के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सारा यही जड़ है, पूरा जो जाएंगे वो सारा पूरा यही जड़ है। हमारा कोई भी पार्टी होने जाने पर जो विधायक होगा तो सीधे पे क्षेत्र में रहेगा, लखनऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं उसकी रहेगी, अपने क्षेत्र में रहे, अपना आवास बनाओ, देखो भी समाज को। तो इसलिए ये जो परिवर्तन रूपी जो ये व्यवस्था बनाई गई है, आप लोगों के सहयोग से 15 जून को स्थापना पार्टी की हुई थी, इस संगठन की हुई थी, और आज 15 जून से अभी दिसंबर भी नहीं आया है, लेकिन ये आप लोगों का ही दौड़ धूप का और मेहनत का प्रतिफल मिल रहा है कि आज पार्टी में आपके हजारों कार्यकर्ता हैं और लोग फोन करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोग फोन करते हैं कि भाई साहब हम आपकी पार्टी से, आपके विचारों से हम सहमत हैं, आप हमको पार्टी में अपना पद दे दीजिए। नहीं, जिस साल आप लगे हैं, इस साल पार्टी। अच्छा, मैं भी कोई नहीं है, हम लोग भी तो लगे हुए, मैं भी कोई पूंजीपति नहीं हूँ, और हमारा भी एक गांव में मकान है, मैं भी एक गांव से रहने वाला हूँ। मैं बताता हूँ बहुत बढ़िया, आपने बताओ। जनपद सीतापुर की नमिशारण पावन भूमि है, जो विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है, वहाँ पर महमूदा विधानसभा पड़ती है। मैं वहाँ का एक छोटा सा गांव है, सिंगल गांव है, ना कोई उसमें मजरे है ना कोई पूर्वे है, 5000 की आबादी लोग मेरे गांव की है, अकेला सिंगल गांव है, गांव का नाम है बड़ोड़ा। मैं सन 95 में सबसे पहले 24 वर्ष की अवस्था में वहाँ से बीडीसी हुआ, और फिर इसके बाद में सन 2000 से और सन 15 तक मैं लगातार उस गांव का प्रधान रहा हूँ। और इसी 15 साल के बीच में मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन से जुड़ा रहा, मैं जिले का प्रभारी भी रहा हूँ, और इस समय भी मैं आपके उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय प्रधान संगठन का महासचिव हूँ। और हमारी मिसेज इस समय कोऑपरेटिव की चेयरमैन है, और मैं भी एक बार मेरा मोबाइल बजा रहा था, उठा लिया। एक उत्तर प्रदेश में एक वो चलता है संसंग, जिसके सभापति भरत त्रिपाठी जी हुआ करते थे, जूट एवं कपास संसंग, मैं उसका भी निदेशक रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश का। उसमें डायरेक्टर 14 लोग होते हैं, पूरे यूपी में 14 लोग होते हैं, उसमें मैं सीतापुर से मैं रह चुका हूँ। और आज भी मैं आपके उत्तर प्रदेश जो ये आपके सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक का मैं उत्तर प्रदेश का निदेशक हूँ पार्टी। और मेरा बहुत छोटा परिवार है, 3 बच्चे मेरे हैं, मैं हूँ और मेरी धर्मपत्नी है। गांव में बहुत छोटा सा मकान बना है, प्रेम से मैं रहता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ, सभी को गले लगाता हूँ। मेरा और ईश्वर से मैं आगे भी यही मांगता हूँ
कि ये जो मेरा जीवन है वो समाज सेवा में ही जाए। और जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, गुरु जी ने आपको बताया कि हमारे यदि ऐसे कार्यकर्ता भाई हमारे और पदाधिकारी जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आते रहेंगे, तो पार्टी हमारी जरूर कामयाब होगी। अभी हम किसी पार्टी की निंदा बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस योग्य बने नहीं। यदि हम इस योग्य बन जाएंगे तो सामने हम कुछ कह सकते हैं। इसलिए हम ये पार्टी, हमारा भी संगठन, अभी हमारा ये जो समूह अभी कदम बढ़ा रहा है। जैसे जैसे कदम बढ़ेगा हमारे जो है लोग बढ़ते जाएंगे, हमारा संगठन मजबूत होता जाएगा, हमारा जिला मजबूत होगा, हमारा जिला मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा तो हमारा भारतवर्ष मजबूत होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये इस पार्टी को आगे बढ़ाऊं। और हमारे सारे कार्यकर्ता भाइयों से कहना चाहता हूं, महिला मोर्चा हो या तो जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो या ब्लॉक स्तर तक, जहां सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग तन मन धन के साथ लग जाइए। जिस तरह से हमारे पार्टी के मुखिया हमारे गुरुजी वीरेंद्र मिश्रा जी ने इस उम्र में इतना पड़ाव पार किया, और यदि हमारा और आपका साथ रहेगा, कार्यकर्ता भाइयों का साथ रहेगा, तो हमारी पार्टी जरूर कामयाब होगी। जिस तरह से अभी हम निंदा किसी करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि भाई हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। यदि मुझे कुछ करके दिखाना है, हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, हमें जनता के बीच में जाना है, लोगों से कहना है, लोगों को समझाना है कि सरकार क्या कर रही है वो छोड़िए, मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे देखना है, मैं कितना सफल होता हूँ वो मुझे देखना है। मैं किसी के लिए निंदा करना चाहता हूँ, ना ही पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ किसी की पार्टी में। वो लोग क्या करते हैं वो छोड़े, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरा विचार कैसा है, मेरे संगठन कैसे हैं, मेरे लोग अपने कैसे हैं, मैं ऐसे विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। और हमारे खास तौर से हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ अपने जिले को मजबूत करें। आप 53 लोगों का ग्रुप बनाते हैं तो आपको जो है यहाँ से लिखित भेजेंगे हमारे गुरुजी, ये चुनाव आयोग में जाएगा। चुनाव आयोग वाले हर डिपार्टमेंट में जितने सरकारी कर्मचारी हैं आपके नाम से लेटर जारी होगा, पूरा बनारस आपको जानेगा। सलाम इसलिए करेगा कि आप इतने लोगों को जोड़े हैं। पार्टी जो है आपको एक सिंबल देगी, आपको जो कार्ड मिलेगा स्पेशल, ये चुनाव आयोग द्वारा आएगा। डीएम से लेकर कोई भी मीटिंग हुई, कोई बात होगी तो पहले आपसे परमिशन लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष महोदय कहाँ है, पहले आपको सूचित किया जाएगा, कहाँ कहाँ प्रदर्शन करना है, कहाँ कहाँ मीटिंग करना है, कहाँ कहाँ धरना करना है, पहले आपको दिया है। तो आप मजबूत होंगे। जिलाध्यक्ष जी हमने आपसे कहता पहले आप जन मजबूत करें। हम सब प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय लेवल के हैं, जहां तक कोशिश है आप हमारे पौधान एक एक करके हम फुट कदम रखेंगे, इसलिए क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको हमें आगे बढ़ाना है। आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। पहले आप ब्लॉक को बढ़ाइए, ब्लॉक से आप आगे गए, आप आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश वालों को ऊंचा करेंगे, प्रदेश वाले फिर राष्ट्रीय लेवल पे जो जाएंगे वो मेहनत करेंगे। पहले आप अपना संगठन जो 53 लोगों को जोड़िए। यदि आप 10 दिन के अंदर 53 लोगों को देते हैं, हम यहाँ से लिखित देंगे और वहां से जो है चुनाव आयोग से लेटर आएगा। हर डिपार्टमेंट, हर ब्लॉक में, हर पुलिस स्टेशन में आपके नाम के चर्चे होंगे। जो भी काम करना हो आप आराम से करा सकते हैं। एकदम सीधा सरल उपाय, कुछ करना नहीं इसमें। आप अच्छे लोगों को जोड़िए, पार्टी को मजबूत करिए। जितना पार्टी मजबूत आप जो करेंगे, जिला अध्यक्ष महोदय आपसे हमारी विनती है कि जितना आप अच्छा करेंगे हमारी पार्टी उतनी आगे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद हमारे गुरु जी का जितना आपको पार्टी के बारे में बताया। हम ये अपने विचार व्यक्त किए और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं, हम जो कह सकते हैं कि जो बायलॉज इन्होंने पेश किया, ये बायलॉज बहुत अच्छा था। अभी ये किसी पार्टी की इसलिए निंदा बुराई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके भी पैर मजबूत नहीं हुए। जैसे हमारा आपका संगठन मजबूत होता जाएगा, लोग मिलते जाएंगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। और हम तन मन धन के साथ, आज से नहीं बरसों से लगे हुए हैं गुरुजी के साथ। इनके घर पे भी गए, इनको देखा, इनके गांव में काफी प्रेम है, भाईचारा इतना है कि आज तक हमने कभी एरिया में नहीं देखा। प्रधान छोड़िए, एक आम नागरिक की तरह लोगों से मिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इनके लोग हैं। अपने दरबार लगता है, इतना चाहने वाले हैं। प्रभु की कृपा रही है, 3 बार प्रधान हुए, अभी भी इनका सम्मान हर जगह होता है, मैंने देखा है। इसलिए हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, हम इनकी बातों को मानते हैं और इनके जो पद कन्वर्ट चलने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा आजाद जी जिस तरह से थे, राम कुमार जी, उस तरह से हम उनको चला रहे हैं। हम क्या है, शस्त्र भी उठाना जानते हैं और शास्त्र भी उठाना जानते हैं। जहां जैसे जरूरत पड़ेगी राम कुमार जी हम ऐसा करेंगे। इन्होंने हमें सीख दी है कि जैसा ब्राह्मण का कर्तव्य होता है इस तरह से हम करेंगे। हाँ, जहां तक है हम शास्त्र की बातें करेंगे ज्यादा तौर से, क्योंकि हम प्रेम से, भाईचारे से सब कुछ निपटाना चाहते हैं। हमें किसी से किसी की निंदा बुराई चुगलाई नहीं करनी है। कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, हमारे गुरु जी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद हमारे गुरु जी का। और इनकी इच्छा है कि हमारी जो बहनें आई हैं, अगर वो पार्टी में अगर कार्य करने के लिए अगर इच्छुक हैं तो हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये आपकी क्षमता पर है कि आप कौन सा पद ग्रहण करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार कह सकते हैं और उस पद के लिए हम मनोनीत कर सकते हैं।